सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं शाहपुरा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर अनियंत्रित होकर सवारी से भरी हुई निजी बस पलट गई है। हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। ग्रामीणों की भीड़ भी इस दौरान इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर भाबरू थाना पुलिस पहुंची है मौके पर। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जयपुर से आपको बता दें कि दिल्ली जा रही थी ये सवारियों से भरी हुई बस। भाबरू इलाके के हाईवे स्थित निंझर मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यह बस पलट गई है। अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी हुई निजी बस पलट गई है। हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया जा रहा है। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जो सड़क से गुजर रहे थे लोग, वो रुक गए। सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, भाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की तस्वीरें शाहपुरा से हैं, जहां पर देखिए निजी बस है जो पूरी तरह से पलटी हुई नजर आ रही है और इसमें आधा दर्जन सवारी जो है वो घायल हुई हैं। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। जयपुर से दिल्ली जा रही थी सवारी से भरी बस की हादसे का शिकार हो गई। भाबरू इलाका ये हाईवे, जहां पर निंझर मोड़ के पास घटना घटी है। फिलहाल अब जो घायल है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और क्रेन को भी बुलाया गया ताकि इस बस को सीधा किया जाए, किसी तरह की जाम की स्थिति ना बने। तो इस सड़क दुर्घटना से जुड़ी बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जयपुर में शाहपुरा में जहां पर हादसा हुआ है, ये एक निजी बस सवारियों से भरी हुई थी, अनियंत्रित हो गई। बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस एक तरफ को पलट गई और काफी यात्री घायल भी हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंची, अस्पताल में भर्ती किया गया है। एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई। बस को सीधे करने के लिए क्रेन को बुलाया गया। आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और चूंकि बीच सड़क पर ही ये बस पलट गई तो थोड़ा जाम की स्थिति भी यहां पर बन गई थी और उसके बाद क्रेन की मदद से बस को सीधा करने की कोशिश की गई। हीरालाल हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कुल कितने यात्री घायल हैं? कोई गंभीर रूप से घायल तो नहीं? जी देखिए, भाबरू थाना इलाके का मामला है, जहां जयपुर से दिल्ली की ओर एक निजी बस सवारियां लेकर जा रही थी। निंझर मोड़ के पास पहुंचने पर अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। हादसे में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि करीबन 40 से 50 यात्री इस बस में सवार थे। हालांकि जो घायल हुए हैं उनकी हालत स्थिर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिंता की कोई बात नहीं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने घायलों के बयान भी लिए हैं और पूरे मामले की जाँच कर रही है। कुल कितने यहाँ पर यात्री सवार थे इसमें हीरालाल? ये बताया जा रहा है कि बस जो जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी उसमें करीबन 40 से 50 यात्री सवार थे। निंझर मोड़ के पास पहुंचने पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन लोग जो घायल हुए हैं। हीरालाल, हादसे की वजह क्या रही? क्या तेज स्पीड में थी बस? जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो बस के जो वाहन है जो पलटते हैं या हादसे का शिकार होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ओवर स्पीड जो कारण माना जाता है। किसी भी बस का है जो बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड में ये बस है जो जयपुर से दिल्ली जा रही थी, तो प्रारंभिक तौर पे यही माना जा रहा है कि ओवर स्पीड होने की वजह से है जो बस अनियंत्रित हुई है और सड़क पर पलटी है। धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए हीरालाल। भीलवाड़ा की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भीलवाड़ा में सफाई कर्मियों ने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। नगर निगम को कचरा स्टैंड बना दिया। इन लोगों ने गेट पर भी ताला लगा दिया है। कचरा इकट्ठा कर नगर निगम परिसर में ही डाल दिया। नगर निगम परिसर में कचरे का ढेर लगा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। मांगे दरअसल नहीं मानी गई और ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि चक्का जाम भी हम आगे कर देंगे। तस्वीरें हैं भीलवाड़ा की, जहां पर देखिए नगर निगम का क्या हाल बना दिया है। ये सफाई कर्मचारी हैं जो एक बार फिर हड़ताल पर लौट आए हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो डंपर कूड़ा ढोने वाला है उसमें पूरा कूड़ा लेकर नगर निगम के ऑफिस में, परिसर में ही, कार्यालय में ही, सड़क पर बीच में डाल दिया गया और अपना विरोध कुछ इस तरीके से दिखाया गया। भीलवाड़ा नगर निगम में, और मैं आपको एक अनोखा नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नगर निगम के गेट बंद है, पर कहीं ना कहीं इस पर कचरा बांधा हुआ है और पूरी नगर निगम आज कचरे से भर चुकी है। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा आपको पीछे भी दिखाया कि किस प्रकार से जो कचरों का ढेर है लगातार यहाँ पर लगाया गया है और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं, लगातार यहाँ पर आक्रोश उनमें व्याप्त है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए हमारे साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा? ये अनोखा प्रदर्शन क्यों जा रहा है? क्यों नगर निगम में कचरा डाला गया है? ऐसा है साहब, हमें 27 तारीख की रात्रि को अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए और 28 तारीख को इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी जो आवेदन जो करना था हमें एक तरह से पूरी भर्ती से बिल्कुल ही बाहर कर दिया।
तो हमारी पेट की लड़ाई, अब हम जाए तो जाए, हमारे पास और आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हमने 29 तारीख को जिलाधीश महोदय से भी निवेदन किया ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी समस्या का समाधान करवाइए, नहीं हुआ। हम जयपुर गए, हम महापौर साहब और खर्रा साहब से हम दोनों मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कर सकते हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर सकते हैं। तो मैं भीलवाड़ा से वापस आया हूँ, आकर हमने हमारे माननीय सांसद महोदय से बात की। सांसद महोदय ने तुरंत उन्होंने फोन लगाया और मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराया, और अवगत कराने के 3 दिन बाद भी अब तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ना तो हमारे अनुभव सबमिट हो पा रहे हैं, और ना अगर इनको सबमिट ही नहीं करने हैं तो ऐसा कीजिए, मैस्ट्रोल पर रख लीजिए, और अगर जयपुर में इन्होंने भर्ती को बंद किया है तो यहाँ भीलवाड़ा में बंद कीजिए और तमाम कर्मचारियों को मैस्ट्रोल पर रख लीजिए। जी, कहीं ना कहीं प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? कुछ लोगों से, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनसे बात आपकी हुई होगी, कोई समाधान, कोई रास्ता निकल रहा है? अब तक तो हमें ऐसा कोई आश्वासन मिला नहीं है, ना राजनेताओं से, ना प्रशासन की तरफ से। और जब तक हमें ठोस हमें हमारे पेट की लड़ाई है हमें नहीं मिलता, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा। भरतपुर की खबर बताते हैं आपको, जहां पर बेखौफ चोरों ने एक साथ 6 घरों को अपना निशाना बना लिया। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर वो फरार भी हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी की घटना की जानकारी नदबई थाना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस 3 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। चोरी की वारदात से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा रही है, इसी के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस अधिकारियों से चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। रात को चोरी हुई है, मेरे बड़े भाई का घर था, मैं भी मेरे कमरे में सोया हुआ था, मेरा भाई उसमें अंदर सोया हुआ था। लगभग 80 तोला सोना ये चोरी हुआ है, उसमें और भी सामान है, एक 50-40 किलो घी भी गया है मेरा, नकदी 65-70 हज़ार के करीब नकदी गई है, और 4 घरों में ये चोरी हुई है। थाना नदबई क्षेत्र में कवई गांव है, जो थाना नदबई से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उस घनी आबादी क्षेत्र में बीच गांव के बीच में रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, और सभी मकान ऐसे थे जिनमें परिजन सो रहे थे। जिस कमरे में परिजन सो रहे थे उस कमरों के बाहर कुंडी लगा के, और दूसरे कमरों में जो सामान था उसको तलाश किया। उसमें जहाँ भी किसी को नकदी मिली या कुछ जेवरात मिले या चांदी का कोई सामान मिला या कोई खाने पीने का सामान मिला, उसकी चोरी करी। झालावाड़ जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहां पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव फंदे से लटके हुए मिले। एक ही परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला गंगधार के जैत खेड़ी का है। पति पत्नी की पहचान जैत खेड़ी निवासी नागू सिंह और संतोष बाई के तौर पर हुई है। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चोमेला सीएससी में भेजा गया है, जबकि घटना के बाद से इलाके में मातम का माहौल है। वहीं शुरुआती जांच में जमीन विवाद और पारिवारिक कलह को लेकर आत्महत्या का अंदेशा जताया गया है। वहीं घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में कोई ज्यादा खुलासा अभी नहीं कर रही है। थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के जेताखेड़ी गांव में एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। उस पर जो थाना अधिकारी गंगधार है वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अभी तक जो हालात सामने आए हैं उसमें मृतक है नागू सिंह। उसने अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ हैंगिंग कर ली, और जो उसका छोटा बेटा था लगभग 1 साल का, उसकी भी मृत्यु होना इसमें सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी में जो परिवार वालों से जानकारी मिल रही है उसमें पारिवारिक कलह का कारण सामने आ रहा है। पुलिस ने इसमें विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। सभी एंगल्स पे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों से भरा एक डंपर पलट गया। हादसे में 25 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। हादसा खान कुमकोट के पास हुआ। सभी घायल मजदूरों को रामगंज मंडी उप जिला चिकित्सालय लाया गया। 10 मजदूरों में हेड इंजरी आई है, पैर और हाथ में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें झालावाड़ रेफर किया गया है। 15 मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं, इनका इलाज यहीं किया जा रहा है। मजदूरों ने कहा कि डंपर का ड्राइवर बीमार था, लेकिन फिर भी डंपर मालिक से उसे जबरदस्ती भेज दिया गया। ऐसे में तेज स्पीड में डंपर होने की वजह से मोड़ पर पलट गया। वहीं हॉस्पिटल में रामगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी फिलहाल पुलिस की तरफ से ली जा रही है, जांच जारी है।
थी हाँ। फिर कैसे पलटी एकदम? कुत्ता वुत्ता आ गया हुआ बीच में, ऐसे घुमाई ऐसे घुमाई। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है यार, ये ऐसे क्या कर रहा है, जो इतने में पलटी की गाड़ी। कितने जने बैठे हुए थे गाड़ी में? पता नहीं है मेरे को, इनसे झुंझुनू से खबर है जहां पर एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 3 की हालत काफी गंभीर है, लिहाजा जयपुर उन्हें रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान एक युवक की जान भी जा चुकी है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बीडी के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी जैसी मांगों को लेकर धरना जारी कर दिया है। धरना जारी है। घटना घटी उसमें से एक 22 साल के बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, बाकी 2 जयपुर में एडमिट है, उनकी भी हालत गंभीर है। 3 झुंझुनू के राजकीय हॉस्पिटल में एडमिट है। परिवारजनों ग्रामीण ने मिलकर आज मोर्चरी के सामने धरना दे रखा है और पूरे परिवारजन की ग्रामीणों की मांग ये है कि मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी, और जो भी घायल है उनका एक संपूर्ण रूप से इलाज फ्री कराया जाए, प्रॉपर तरीके से 50 लाख रुपये उनको मुआवजा दिया जाए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बांग्लादेश के मुद्दे पर साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी चौपड़ पर साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर गुस्सा फूटा है साधु संतों का। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी इस दौरान धरने पर बैठे हैं। जयपुर से बड़ी खबर जहां पर बांग्लादेश के मुद्दे पर साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश, लिहाजा धरना प्रदर्शन के जरिए यह आक्रोश जाहिर किया गया। सनातनी बानर सेना बनकर और बंगाल की ओर कूच करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इस विषय को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन जिहादियों को संदेश है कि हम सारे सनातनी भारतवर्ष के, हम पूर्णतः सनातनी जहां भी रहते हैं उनका परिवार के अंग हैं और जहां जरूरत पड़ी उनकी सेवा में हम उपस्थित हैं। आगे रूपरेखा रहने वाली अजमेर दरगाह पर सामने आ रहा है कि वहाँ पर भी मंदिर था। लगातार यही कहा जा रहा है कि हम कोर्ट के थ्रू ही उन जगहों को तोड़फोड़ करेंगे या उनके बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर था और उसको मस्जिद बना दिया गया। ऐसे ही क्या कोई रूपरेखा भी तैयार की? मैं मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। आप हमारा इतिहास देख लें कि हमने 528 साल तक राम मंदिर के इंतजार किया। आज़ादी के बाद में कोर्ट में मामला चलता रहा और हमने न्यायालय पर पूर्णतः हमारा विश्वास था कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम पूर्णतः उसको पालन करेंगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे शाले मोहम्मद ने कहा है कि जब मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करें, तो उन्हें अब इस मामले पर उनके भी लोगों को रोकना चाहिए। बटोगे तो कटोगे जैसे बयान उकसाने वाले हैं। ये बात शाले मोहम्मद ने कही है। कहा है कि इनसे सत्ता तो पालेंगे, बयानों से शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ऐसे बयान देश हित में ठीक नहीं है। देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब नवाज की जो दरगाह है, उस दरगाह को लगभग 800 साल से ऊपर हो गए। इस दरगाह में मैं काफी सालों से देख रहा हूं, जब मैं भी आज लगभग 50 साल 47 साल का हो गया। इसमें 36 कौम के लोग, चाहे देश के हो चाहे दुनिया भर के लोग आते हैं। आज जो गंगा जमुनी तहजीब है, आज देश के अंदर भाईचारा, सद्भावना, एकता, उसका एक प्रतीक है ख्वाजा करीम नवाज। आज 36 कौम के लोग जो कोई मानते हो और 800 साल पुरानी दरगाह हो और उस पर यदि कोई सवाल उठाता है, तो जो भी लोग आस्था रखते हैं, तो आज आस्था रखने वाले लोगों को दिल पे चोट लगती है कि आप हर धार्मिक स्थल में, हर आप कोई मस्जिद हो या कोई दरगाह हो और उसके अंदर आप किसी निचली अदालत में जाओगे और कहोगे कि यहाँ पर ये शिवलिंग है या कोई मंदिर है, तो कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए। आज देश के अंदर कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है कि 1947 के बाद में कोई भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसको उसी हिसाब से देखा जाए। नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव का विरोध होने लगा है। मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नया कानून देश में धार्मिक आजादी के अधिकार के लिए खतरा हो सकता है। ये कानून जाति करने और प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है। इस कानून को लेकर राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इसे लागू ना किया जाए। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता ने।
में धर्म परिवर्तन को लेकर के राज्य सरकार ने कैबिनेट के जरिए कानून को मंजूरी दे दी है। राजधानी जयपुर के अंदर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि जुटे हैं, किस तरह से इस कानून को लेते हैं, क्या इनका नजरिया, बातचीत करते हैं। सर, कानून पहले भी लाया गया था लेकिन वो अटका हुआ था, अब पहले से बताया जा रहा है कि सख्त कानून लाया गया है, कैबिनेट की मंजूरी हो गई है, जल्दी उसको अमल में लाया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? हमारा कहना यह है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हमारे प्रदेश में जब भी ये आई है, ये काम ज़रूर करते हैं इस तरह की चीज़ें लाने का और ये बताने का कि देखिए हम किस तरह से लोगों को पाबंद कर सकते हैं। हमारा कहना ये है, संविधान सारे लोगों को ये परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि जो भी इंसान चाहे अपनी मन मर्जी का आस्था में विश्वास कर सकता है, उसको कबूल कर सकता है, वो हर एक को आज़ादी है, परमिशन है। अब आप इस तरह के नियम और इस तरह के सख्त कानून बना करके लोगों की इस आज़ादी को छीनना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि गलत तो अगर कुछ भी है, अगर ज़बरदस्ती किसी ने कुछ किया है, ज़बरदस्ती या लालच देकर किसी ने कुछ किया है, तो वो तो हम भी खुद उसके पक्ष में नहीं है, ये तो दिल की बात है। जब ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई हैं तो आपको सोचना तो ये चाहिए था कि आप अपने कानून को या हर मज़हब के फॉलोवर्स इतना अच्छा बनाएं कि कोई दूसरा जाए ही नहीं। रीज़न इसका तलाश करना चाहिए कि कोई आदमी क्यों अपना मज़हब छोड़ के कहीं जाना चाहता है। वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पे जाता है, जब वो खुद अपने मज़हब के अंदर इतना प्रताड़ित होता है कि उसे मौत बेहतर लगती है, या वो ये सोचता है कि मैं अब कहीं और चला जाऊँ। कोई भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराता। कोर्ट में हमने देखा है कि कोर्ट में धर्म परिवर्तन की एप्लीकेशन लगती है, 1 महीने का टाइम मिलता है और उस टाइम के बाद अब 2 महीने हो जाएंगे, अब 2 महीने हो जाएंगे, उस टाइम के बाद सुनवाई होती है और वहीं पर ऐसे लोग संगठन के आ जाते हैं कि वो राजी खुशी जो करना चाहते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको ज़बरदस्ती इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि तुम उनको ले जा कर के उसमें उनके साथ जाने नहीं देते और उनको उसमें कन्या उसमें जा कर के मजबूर कर देते हैं। प्यार में सरहद के बंधन को तोड़कर पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को राजस्थान के रेतीले धोरे रास आ रहे हैं। अब वो चूरू के पिथीसर गांव में 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह करने के बाद यहीं रहना चाहती हैं, जिसके लिए भारतीय नागरिकता लेना चाहती है। और ऐसे में अब महविश ने अपने वीजा की अवधि 6 महीने तक के लिए बढ़वा ली है। महविश अभी रहमान के साथ अपने ससुराल में ही रह रही है। बता दें कि महविश का पहले पति से तलाक 2018 में हुआ था, जिसके बाद 2020 में उसकी पहचान रहमान से हुई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद 2022 में दोनों ने शादी कर ली। ऐसे में अब महविश भारतीय नागरिकता लेना चाहती है। चूरू से खबर है, जहां पर 8 करोड़ करीब 52 लाख के फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार एलडीसी और 3 ठेकेदारों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने चारों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में एलडीसी से 4.5 करोड़ की रिकवरी भी की है। पुलिस ने इस मामले में करीब 20 से ज्यादा ठेकेदारों से पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में चारों आरोपियों से पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 29 दुकानों से यह फ्रॉड हुआ है, इसीलिए इस घोटाले में अन्य लोगों को भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राप्त की गई है, जिनसे अभी विस्तृत रूप से अनुसंधान जारी है और विभाग से भी कुछ रिकॉर्ड आना अभी बाकी है। आबकारी विभाग से वो प्राप्त करके इसको जांच के दायरे को पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लाख दावे करती हो, उसके बावजूद डूंगरपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो स्वास्थ्य विभाग के दावों को धरा का धरा बता रही है। दरअसल बॉडी सीबलवाड़ा के पीठ इलाके में एक महिला को लेबर पेन होने पर परिजनों ने 108 पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन गर्भवती महिला पीठ पीएससी लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में 2 नर्सिंग स्टाफ ही मौजूद थे। महिला को सीबलवाड़ा अस्पताल ले जाने की नसीहत दी गई। ऐसे में पीड़ित महिला अस्पताल के पोर्च में ही जमीन पर लेट गई। अस्पताल के पोर्च में तड़पती रही और उसकी डिलीवरी वहीं पर हो गई। तस्वीरें भी आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और यहां पर एक महिला ने बच्चे को जमीन पर ही दिया है, पोर्च में ही दिया है। और आपको बता दें, इस के बाद जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। लोकसभा में विदेश मंत्री का संबोधन हो रहा है। चीन के मुद्दे पर वो अपनी बातों को रख रहे हैं, सुनते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स एज वेल टू साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंस to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested
by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantri ji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. Sir, the House will remember that on October 21, the October 21 agreement is the latest in the series of an understanding in regard to the resolution of the situation at various friction points in eastern Ladakh. In the aftermath of the events in May-June 2020 and the initial disengagement in Galwan Valley in July 2020, there was a foreign ministers meeting in Moscow in 10 September 2020. The government's position at that time was that the immediate task was to ensure comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. It was emphasized that the large concentration of troops along the LAC was not in accordance with the 1993 and 1996 agreements. The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of the border areas would be scrupulously followed. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।